आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ बातें जो पहले पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करेंगे। मसलन सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, किसने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था। सो इन 1931, ठीक है, यानी ये साइंटिस्ट जिसकी आपको तस्वीर भी नजर आ रही है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने यानी 1931 के अंदर कहा था कि जी कि जो सेल्स हैं, यानी जिसके बारे में पहले ये सोचा जाता था एक खाली खाने की तरह, उन्होंने कहा जी कि नहीं, इन सेल्स के दरमियान एक छोटा सा स्पॉट है सेंट्रल, सही। उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस रखा था, सही। यानी रॉबर्ट हुक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, और फिर उन्होंने कहा ये सिर्फ खाली डब्बे हैं। लेकिन बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 के अंदर कहा था कि जी ये सॉरी 1931 नहीं, ये 1831 है। इट वॉज 1831। सो 1831 के अंदर इन्होंने कहा था कि जो ये डब्बे हैं इनके अंदर हल्का सा स्पॉट होता है, कह लें डार्क कलर का बीच में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, सही। और इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेगा जी। एनिमल सेल्स के अंदर ये सेंटर में होता है। इन एनिमल सेल्स लाइक अभी हम देखें तो ये सेंटर के अंदर है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर लाइक अगर मैं यहाँ पे प्लांट सेल्स बनाऊं, थोड़े से वो सिलेंड्रिकल से होते हैं, सही। ये इसकी सेल वॉल थी बाहर, बाहर के बाद ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर इनके अंदर एक वैक्यूल होता है बड़ा सारा, सही। और इसके साइड पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है, यानी सेंट्रल वैक्यूल की वजह से इसके न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है। सो हेयर अगेन इट इज न्यूक्लियस। सो प्लांट सेल्स के अंदर क्या हुआ कि न्यूक्लियस वैक्यूल की वजह से, सेंट्रल वैक्यूल की वजह से साइड पे होगी। और ये चीजें थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस, यानी इसकी मजीद डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सो इसके लिए एक डायग्राम पहले से मुझे, मसलन ये सेल्स की पूरी डायग्राम है जिसके ज्यादातर स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, इसको हम लेबल करते हैं। मसलन सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे हमने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल। फिर ये सेंट्रियोल्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे हमने 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9 ट्रिपलेट्स बनाए थे। और ये गोल्जी अपरेटस, ठीक है, ये आपको 3D डायग्राम नजर आ रही है सारी, जिसमें आपको इसके पार्ट्स वाज़े नजर आ रहे हैं। गोल्जी अपरेटस। देन ये जो सेंटर के अंदर है ये आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, दिस इज न्यूक्लियस, येलो कलर का जो सा है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर देखें ना तो ये एक्स शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, दीज आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके भी बात करेंगे हम कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, न्यूक्लियस का हिस्सा है ये भी। फिर न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे आपको, पिट लाइक सुराख, ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, ये जो अ, कह लें कि चैनल्स था, इसे हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था, दिस वर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके साथ ये येलो कलर की जो से राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, इनका भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। राइबोसोम्स होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क स्पॉट जो से न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये बाहर जो उसकी लिपिड्स बाइलेयर है, लिपिड्स बाइलेयर, जैसे सेल मेम्ब्रेन एक दफा ही कह देते हैं हम, इट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो ये जो सेल के पार्ट्स हैं जिनमें हमने अक्सर पढ़ लिया, तो आज हमने सिर्फ न्यूक्लियस को फोकस करना है। सो न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर, उसे मैं रेड मार्क कर देता हूँ। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें क्रोमोसोम्स हमने देखे, देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोलस देखा हमने, न्यूक्लियोलस भी अब न्यूक्लियस का पार्ट है। और न्यूक्लियर पोर्स की बात की। सो यानी ये न्यूक्लियस के कुछ स्ट्रक्चर जिनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, सेल की मजीद डिटेल में जाने से पहले आपने ये जो एग्जांपल पढ़ी है सेल की, ठीक है, अब इसमें देखें तो आपको सिंगल न्यूक्लियस नजर आएगा सेंटर के अंदर, सिंगल न्यूक्लियस है, तो इसे हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, ठीक है। इट इज अ मोनोन्यूक्लिएट सेल, ठीक है। बाद सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, सही, उसे हम फॉर एग्जाम्पल बाई न्यूक्लिएट कह सकते हैं, ट्राई न्यूक्लिएट हो सकते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स, सॉरी, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे।
एक ही सेल के अंदर। सही। इसकी बेस्ट एग्जांपल फंजाई में मिलती है, जहां पे कह लें कि वो पूरा माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी बनती है। सही। लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह से। मसलन यहाँ पे मैं चलिए बना देता हूँ। एक सेल है लाइक दिस, इट कंटेन्स मोर देन वन न्यूक्लियस। सही। न्यूक्लियस एक से ज्यादा मौजूद है। सो अभी इसमें 3 न्यूक्लियस आपको सेंट्रल में 3 स्पॉट नजर आ रहे हैं डार्क कलर के। सो 3 न्यूक्लियस है इसमें। ये भी, ये भी, ये भी। सो 3 न्यूक्लियस। सो बाद सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की मजीद डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस इन्होंने बाहर निकाला है। सो न्यूक्लियस की सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियर पोर्स नजर आएंगे। न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो स्पेस न्यूक्लियस के अंदर होती है, जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी बाहर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट है वो न्यूक्लियर पोर्ट के जरिए होगी। ठीक है। दे एक्ट लाइक अ गार्ड। ठीक है। जिस तरह दरवाजे पे गार्ड बैठा होता है, सो ये ट्रांसपोर्ट को मॉनिटर करते हैं कि कौन सी चीज इन होगी, कौन सी चीज आउट होगी। सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान जो सी ट्रांसपोर्ट होगी वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो इसमें एक एग्जाम्पल यहीं पे नजर आ रही है कि हमें आरएनए नजर आ रहा है कि आरएनए ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट जो सी है, ट्रांसपोर्ट में क्या कह सकता है, आरएनए ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। यानी जो आरएनए डीएनए से कॉपी बना के लेके जाएगा वो इसमें से ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा प्रोटीन्स हो सकती हैं। प्रोटीन्स के अलावा अमाइनो एसिड्स, शुगर्स वगैरह, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स से इस तरह बेसिस होती है, नाइट्रोजन बेसिस रिक्वायर्ड होती है। तो बहुत से नहीं कह लेंगे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स इसके जरिए से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा इसकी डबल लेयर्स आपको नजर आ रही है। इनर मेम्ब्रेन, वन इज इनर मेम्ब्रेन, अदर इज आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और ये मेम्ब्रेन भी वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक होती है। ठीक है। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यानी टॉपिक में पढ़ा था। सो सेम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होगा इसका, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, यानी हर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगी कि वो इंटर हो या एग्जिट हो। इसके अलावा इसके सेंटर के अंदर आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा। न्यूक्लियोलस जो है वो साइट फॉर असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जब हम राइबोसोम्स पढ़े थे, हमने कहा था जी कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ, राइबोसोम्स क्या बनाते हैं बोला, हमने पीछे पढ़ चुके हैं बोला, प्रोटीन्स। सो यानी न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनेंगे और राइबोसोम्स बाद में जाकर बाहर यानी कह लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर ये प्रोटीन्स बनाएंगे। सही। और ये इसका न्यूक्लियर इन्वेलप था जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स थे, डबल लेयर्स थी, और फिर बीच में ये न्यूक्लियस था, सेंट्रल डार्क रीजन। सही। फिर इसके अंदर कुछ यूं नेटवर्क सा होता है। ठीक है। यानी क्रोमेटिन फाइबर से मौजूद धागे नुमा चीजें मौजूद होती है। ठीक है। इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, इन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। सो इट इज नोन एज क्रोमेटिन। ठीक है। ये भी डार्कर कलर में होते हैं और धागे नुमा होते हैं। सही। ये पूरे न्यूक्लियस में फैले होते हैं। क्रोमेटिन इनका पूरा नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन कह सकते हैं ये डीएनए होता है। अब डीएनए क्या होता है इस पर मजीद हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। सो आपको न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें नजर आई कि इसकी डबल लेयर, इनर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर न्यूक्लियर पोर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं, पैसेज हो रही है यहाँ से आरएनए की, प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स वगैरह या बेसिस वगैरह इंटर आउट होंगे। और न्यूक्लियोलस था सेंटर में, डार्क रीजन जो सा था, और उसे साइट ऑफ असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है और राइबोसोम्स आगे प्रोटीन्स बनाते हैं। इसके अलावा इसमें हमने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा गया। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसके अंदर ज्यादातर पोर्शन क्रोमेटिन का होता है या फिर वही यानी फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा इसके अंदर जिस तरह साइटोप्लाज्म का होता है। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फर्क होगा, और ये फर्क किसकी वजह से होता है, इसकी यही इन्वेलप की वजह से। ठीक है। यानी ये हर सब्सटेंस को इन एंड आउट नहीं होने देती।
सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस इन हो सकते हैं और गैस सब्सटेंसेस ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं इनको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए लिख लेते हैं। मसलन हमने इसमें सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी, या न्यूक्लियर इनवेलप जिसे कहा था हमने, लाइक फर्स्ट वन वाज न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सही। ये जो इनवेलप था इसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन थी? डबल लेयर थी इसकी, या डबल मेम्ब्रेन कह लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन थी जिसका मॉडल सेम जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फूड मोज़ेक मॉडल की तरह था। और इसके अंदर क्या एक खसूसी क्या चीज थी भला इसके अंदर स्पेशल चीज थी न्यूक्लियर पोर्स, कि इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद थे जो कि किस काम आ रहे थे? ट्रांसपोर्ट करते थे मटेरियल, जो भी यानी न्यूक्लियस के अंदर आएगा और न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स का मेन रोल होता था कि वो कंट्रोल करते हैं इस ट्रांसपोर्ट को। फिर न्यूक्लियर जिनसे पोर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, ये मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ होते हैं। यानी बाज सेल्स के अंदर या बाज न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर्स की तादाद 30,000 तक भी हो सकती है। ठीक है, मसलन एक्स के अंदर जो है, एक्स का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर 30,000 पोर्स तक हो सकते हैं। सो यानी जहां पे न्यूक्लियस का फंक्शन ज्यादा होता है जिन सेल्स के अंदर, वहां पे इनके पोर्स की तादाद ज्यादा होती है। जहां पे न्यूक्लियस का फंक्शन लेस हो जाता है तो ये न्यूक्लियर पोर्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेन फंक्शन है इसका, इस न्यूक्लियर इनवेलप का, वो ये है कि ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म, के जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर चीजें हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म, कि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करेगा। जाहिर बात है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट से बहुत डिफरेंट होंगे, तो इसके दरमियान जो सेपरेशन है, ये जो बीच में बाउंड्री है, वो न्यूक्लियर इनवेलप की होगी। यानी अगर न्यूक्लियर इनवेलप नहीं है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक जैसा हो जाएगा। सही। इसके अलावा न्यूक्लियर इनवेलप का एक और फंक्शन भी था कि इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट कह लें कि ये एक किस्म का एक प्लेस कह लें फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके साथ अटैच होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो भी इसके साथ स्टार्ट होती है। सो यही मसलन इसकी डबल मेम्ब्रेन थी, हमने पढ़ा इसकी, ये फॉर एग्जाम्पल इट इज डबल मेम्ब्रेन 1 and 2। फिर हमने कहा जी न्यूक्लियर पोर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमने बात की कि इसके अंदर बाज एग्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियस का फंक्शन ज्यादा होता है, तो वहाँ पे 30,000 पोर्स भी हो सकते हैं। जाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इनके अंदर पोर्स ज्यादा होते हैं। दूसरा सबसे मेन फंक्शन क्या है कि इट्स सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इन जो बाहर का मटेरियल, बाहर जो साइटोप्लाज्म है और अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको सेपरेट करते हैं। सही। और इसके साथ साथ आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नजर आएगी। मसलन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो ये न्यूक्लियर इनवेलप के फंक्शन थे। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर पे आते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात चले कर लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये कह लें कि न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जो सैप लाइक कह लेंगे, सोल्यूशन टाइप जो मटेरियल है, सही, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। नहीं, सैप लाइक मटेरियल, सैप या सोल्यूशन भी कह सकते हैं, सोल्यूशन इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप के दरमियान जितना भी सैप लाइक या सोल्यूशन लाइक मटेरियल होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। इसमें होता क्या है बोला, इट कंटेन्स, मसलन अगर हम इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, सॉरी CONTA कंटेन्स, इसमें सबसे पहले तो जाहिर बात है इसके अंदर अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स कह लें, प्रोटीन्स होंगे। अमाइनो एसिड्स बहुत छोटी टर्म हो जाएगी। प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स के साथ चलो कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, काफी चीजें होती हैं, लेकिन मेजर मेजर जो चीजें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसके अलावा इंजाइम्स होंगे। इंजाइम्स वैसे प्रोटीन्स के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन चलिए हम अलग से ले लेते हैं इंजाइम्स प्रोटीन्स। और इसके अलावा इसके अंदर क्रोमेटिन होता है जो मेन चीज है, क्रोमेटिन जो कि
डीएनए है, डीएनए जो कि वो हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है डीएनए, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। सो क्रोमेटिन डीएनए इसके अंदर फैला होता है, सही। सो यानी वही जिस तरह साइटोप्लाज्म है तो इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिस, अच्छा इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है, जाहिर बात है न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर रहेगा। न्यूक्लियोलस को हम अलग से स्टडी कर लेते हैं, सही। और आरएनए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ चीज यहाँ पे मैं लिख देता, चलो डीएनए के साथ आरएनए होगा, ठीक है। इसमें तीनों किस्म के आरएनए होते हैं, टी आरएनए भी होता है, आर आरएनए भी होता है, सही। और टी आरएनए, एम आरएनए भी होता है। सो तीनों किस्म के आरएनए आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। सो आरएनए और डीएनए इनकी स्टडी हम बाद में जब मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे उसमें डिटेल में करेंगे। सो अब हम थर्ड पार्ट जो इसके अंदर प्रोमिनेंट नजर आता है बहुत ज्यादा, वो न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे आपको दिखाते हैं, मसलन ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म का आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारा जो जेली लाइक मटेरियल है इनसाइड इस न्यूक्लियर इनवेलप के, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें क्रोमेटिन और डीएनए मौजूद है, न्यूक्लियोलस यहाँ पे मौजूद है, ये न्यूक्लियोलस है फॉर एग्जांपल, और क्रोमेटिन डीएनए है। और फिर इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा वो सारा का सारा जो एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होंगे, प्रोटीन्स, वो सारा न्यूक्लियोप्लाज्म बना लेंगे, सही। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे चले देख लेता हूँ। थर्ड वन इज द न्यूक्लियोलस। तो ये सेंट्रल डार्क पॉइंट है, सेंट्रल डार्क रीजन कह लें एक किस्म का, ठीक जी। और ये किस में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। इसको नीचे लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम डाल देते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स किन चीजों से पढ़े थे? राइबोसोम्स की डेफिनेशन याद है, हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। हमने कहा था राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स, यानी इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरएनए कहते हैं इन शॉर्ट, प्लस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स। सो ये सारा काम कह लें कि कहाँ होगा? न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर जो डार्कर रीजन है न्यूक्लियोलस के अंदर होगा। सो राइबोसोम्स कहाँ पे बनेंगे? न्यूक्लियोलस में। और राइबोसोम्स आगे जाके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। सो न्यूक्लियोलस भी एक मेजर पार्ट हो गया। हाँ, ओके। इसके बाद आता है इसमें जो रह गया, क्रोमेटिन रह गया है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है ये रह गया। फिर इसमें हमने डीएनए का वर्ड यूज किया था, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सही। इसके अलावा इसमें एक चीज यूज हुई, क्रोमोसोम्स हमने ऊपर देखे थे, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है। सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले तो डिस्कवरी देखी थी कि 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि जो न्यूक्लियस होते हैं ये सिर्फ, सॉरी, जो सेल्स होते हैं सिर्फ खाली नहीं होते बल्कि इनके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। एनिमल सेल्स के सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल्स का ये थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ होता है, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल होता है, इस वजह से साइड पे हो जाता है। तो फिर हमने एक एनिमल सेल की डायग्राम को लेबल किया था, सही। एक 3D डायग्राम थी जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, न्यूक्लियस फिर हमने देखा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम्स, ये जो एक्स शेप के क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स हमें नजर आए थे। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियस, so ये सारे पार्ट्स हम इसमें मोस्टली पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट ऑर्गेनेल है सेल का। और ये मोनोन्यूक्लिएट सेल से, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है, मल्टी न्यूक्लिएट जिसे कहेंगे। ओके, इसके बाद फिर हमने न्यूक्लियस का मजीद कह लें कि एक्सपेंड किया। उसमें देखा हमने कि न्यूक्लियर की डबल लेयर निकली, फिर उसमें न्यूक्लियर पोर्स मौजूद थे जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे, और अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म था जिसके अंदर क्रोमेटिन मौजूद था, डीएनए जो क्रोमेटिन की शक्ल में मौजूद था, और न्यूक्लियोलस था सेंट्रल डार्क पॉइंट। और इसमें हमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन पड़ी, यानी डबल लेयर है तो इनर लेयर होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस के साथ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो रही है।
फिर उसके बाद हमने हर एक फंक्शन को जरा अलग सेपरेटली स्टडी किया। लाइक न्यूक्लियर इनवेलप था, तो डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प करेंगे। नहीं, पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या फिर आउटसाइड टू इनसाइड। अच्छा, बाज एग्स हैं उसके अंदर 3000 पोर्स हो सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन के तौर पर हमने ये चीज पढ़ी। इसके अलावा इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से। सही। इसके अलावा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म पे आए, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये सैप सोल्यूशन लाइक मटेरियल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियर इनवेलप के जितने अंदर मटेरियल होगा। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सही, फैट्स वगैरह भी होते हैं लेकिन कम तादाद में होते हैं। इंजाइम्स होते हैं, क्रोमेटिन, डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, क्रोमेटिन की शक्ल में डीएनए होता है, और फिर लास्ट में न्यूक्लियस भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है। फिर हमने न्यूक्लियस की बात की, तो ये सेंट्रल डार्क रीजन था के अंदर, यानी सेल के अंदर, और ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स करता है, राइबोसोम्स बनाता है। यानी राइबोसोम्स की थोड़ी बहुत हमने असेंबली पढ़ी, क्या होती है कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, यानी इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। यानी इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलके राइबोसोम्स बनाते हैं। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, जिसमें एक लार्जर सब यूनिट था और एक स्मॉलर सब यूनिट था। ठीक है, 60s और 40s, ये दोनों मिलके 80s का हमारे पास राइबोसोम्स आते थे। सही। सो ये तो था आज हमारा न्यूक्लियस का, और कुछ टॉपिक्स में रह गए। मसलन हमने इसमें क्रोमेटिन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और इसके न्यूक्लियस के अपने फंक्शंस क्या हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करें।